आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग घटना चक्र जो कि हिंदी विषय के लिए है, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे, इसके हम लोग प्रश्नों की शैली को देख रहे थे और हम लोग रचना एवं रचनाकार से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे और उनका विस्तार पूर्वक विश्लेषण कर रहे थे। आइए उन प्रश्नों की शैली को आगे बढ़ाते हैं और आज के प्रश्नों को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है, तो इनकी रचना कौन सी नहीं है? स्वर्ण धुली इनकी रचना नहीं है, जो कि इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। और अगर इनके रचनाओं की अगर हम लोग बात करें तो हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं, जबकि स्वर्ण धुली या सुमित्रानंदम पंत के द्वारा लिखा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं की हम लोग बात करें तो चिंतक की लाचारी, अमीर इरादे गरीब इरादे यह इनका निबंध है और ऊपर वाला ये भाषण था। और समय के पांव यह संस्मरण है और कृष्णा अर्जुन युद्ध यह एक नाटक है और धूम्र वलय मरण ज्वार यह काव्य संग्रह है। और माखनलाल चतुर्वेदी के विषय में अगर हम लोग थोड़ा समझे तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनको भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय आत्मा। और 1889 में इनका जन्म होता है और 1968 में इनकी मृत्यु होती है। 89 का उल्टा 68, यह माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म दिवस है, जन्म हुआ था। और अगर इनके रचनाओं को एक बार और थोड़ा देख ले तो इसमें हिम किरीटनी 1941 में होता है प्रकाशित, और उसके बाद हिम तरंगिनी 1949 में, फिर हिम तरंगिनी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिलता है। ठीक, हिम तरंगिनी कब लिखा गया? 1949 में, और इनके लिए इनको 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और माता यह 1951 में लिखा गया, समर्पण 1956 में, युग चरण 1956 में। फिर अगर अन्य रचनाओं की उसमें बात करें हम लोग तो इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया है जो कि कृष्णा अर्जुन युद्ध है, 1918 में लिखा गया। निबंध संग्रह साहित्य देवता 1943 में, और संस्मरण इनका समय के पांव जो कि 1962 में लिखा गया। अगला प्रश्न है कि चंद्र गहना से लौटती बेर यह कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचयिता है केदारनाथ अग्रवाल। की चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल है और इनका जन्म 1911 में कमासिन गांव जो कि बांदा जिले में है और यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। नींद के बादल युग की गंगा फूल नहीं रंग बोलते हैं आग का आईना, पंख और पतवार है मेरी तुम मार प्यार के थापे, कहे केदार खरी खरी, यह इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। 11 में इनका जन्म होता है और मृत्यु इनका 2000 ईस्वी में होता है। और यह हिंदी साहित्य के जो प्रगतिवादी काव्य धारा के क्या है? प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रगतिवाद काव्य धारा जो कि छायावाद के बाद आता है। छायावाद कब से कब तक था? तो 1918 से लेकर 1936 तक यह छायावाद का काल रहता है और जस्ट इसी के बाद प्रगतिवाद आता है जो कि 1942 तक रहता है ना, 1937 से लेकर 1942 तक। और 1942 के बाद प्रयोगवाद आता है। तो 1936 के बाद जो 1942 तक प्रगतिवाद काव्य धारा रहता है, तो इसके एक प्रमुख कवि रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल। और इनका जन्म जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा बांदा जिले में जो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हुआ था। और यह बहुत अच्छे रचनाकार रहे हैं, जैसे कि इनके रचनाओं में युग की गंगा 1947 में, और युग की गंगा यह इनका पहला रचना है जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध एक कविता संग्रह है। इसमें स्वतंत्रता से पहले की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों और प्रगतिशील विचारों की अभिव्यक्ति है। फिर फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में, और फूल नहीं रंग बोलते हैं इस जो काव्य संग्रह है इसके लिए इनको 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और लिखा कब गया था? ये 1965 में। और हे मेरी तुम या 1981 में लिखा गया। फिर उसके बाद कहे केदार खरी खरी 1983 में, अपूर्वा 1984 में, मार प्यार की थापे 1986 और अहले सुबह 1989 में लिखा गया, जो कि केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा है। अगला प्रश्न है कि मेरे बचपन के दिन किसकी रचना है? तो मेरे बचपन के दिन 43 नंबर प्रश्न जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा की रचना है और इस रचना में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। और इसमें लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय के सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का इसमें सजीवन चित्रण किया गया है। वहीं पर महादेवी वर्मा जी की अगर हम चर्चा करें तो महादेवी वर्मा जिनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में वहाँ पे हुआ था, और यह बहुत ही पढ़ी लिखी थी। और उसके बाद और इनकी बात करें तो इनका जो मृत्यु है वह 1987 में होती है, 1987 में। और जन्म 1907 में और मृत्यु 1987 में। और इनको बड़े बड़े अच्छे अच्छे सम्मान से सम्मानित किया गया है। 1956 में इनको
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है, 1956 में। उसके बाद 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, किसके लिए, यामा के लिए, यामा जो इनका काव्य संग्रह है उसके लिए। फिर 1988 में 1988 में इनको जो मरणोपरांत एक पद्म विभूषण है उनको यह मिलता है, ठीक। ये 1987 में इनकी मृत्यु हो जाती है, बट इनको पद्म भूषण मिला था 1956 में, और उसके बाद पद्म विभूषण जो कि 1988 में मिलता है, जो कि यह भारत के क्या है उच्च जो सम्मान है उसमें आता है। सबसे पहले आता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण। तो इनको पद्म विभूषण 1988 में और 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगर इनके रचनाओं की हम लोग बात करें तो इनके काव्य संग्रह जो बहुत ही फेमस है महादेव वर्मा के, निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, निर्जा 1934 में, सांदीकी 1936 में और दीपशिखा 1942 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर यामा 1940 और यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिलता है। और उसके बाद सप्तवर्णा जो सप्तपर्णा है यह 1960 में लिखा गया। गद्य साहित्य की अगर इनकी बात करें हम लोग, गद्य साहित्यों में इनके तो अतीत के चलचित्र 1941 में, फिर स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी में, फिर पथ के साथी 1956 में, और उसके बाद मेरा परिवार 1972 में। और मेरा परिवार या उन्होंने अपने जो घर में पशु पक्षी थे इनके बारे में इसमें लिखने का काम किया। 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गिरिजा कुमार माथुर की रचना नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा नहीं लिखा गया है। क्लियर है। तो लीला मुख अरविंद ऋतुराज द्वारा रचित कविता संग्रह है नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, मंजिर, छाया मत छूना, साक्षी रहे वर्तमान, अशुद्ध की वथा इत्यादि क्या है, यह गिरिराज कुमार के काव्य संग्रह हैं। और गिरिराज मैं बोल रहा हूँ, गिरिजा कुमार माथुर जो कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से संबंध रखते हैं। और गगनांचल जो कि पत्रिका है इसका संपादन गिरिजा कुमार माथुर करते हैं। कौन सा, गगनांचल। उसके बाद जन्म कैद इनका नाट्य संग्रह है, और मुझे और भी कहना है यह काव्य कृति का एक संपादन है। अगर हम थोड़ा गिरिजा कुमार माथुर जी के विषय में अगर चर्चा कर ले तो इनका जन्म 1918 ईस्वी में होता है। जब 1918 कब का समय है, जब छायावाद स्टार्ट होता है, और उसके बाद इनकी मृत्यु 1994 ईस्वी में होता है। और यह तार सप्तक से संबंधित है। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवियों में आते हैं। तार सप्तक जो कि प्रयोगवादी काव्यधारा रहा है, जो जिसके प्रणेता अज्ञेय जी थे, तो उन्होंने तार सप्तक जो कि 1943 में प्रकाशित किया था। और यह तार सप्तक में 7 कवि आते थे, इनकी रचनाओं का इसमें प्रकाशन होता था। तो उसी से संबंधित कौन रखते हैं, गिरिजा कुमार माथुर जी। और इनके जीवन के विषय में हम लोग देखा, 1918 में जन्म और 1997 ईस्वी में 94 में इनकी मृत्यु होती है। और बात करें तो इनको कई सारे पुरस्कार भी मिला है। 1991 में इनको मैं वक्त के सामने, इसके लिए मैं वक्त के हूँ सामने, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने के लिए मिलता है। और सृष्टि के पार के लिए इनको व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। सृष्टि के पार के लिए इनको व्यास सम्मान मिलता है। अगर प्रमुख रचनाओं की इनकी बात करें हम लोग गिरिजा कुमार माथुर जी की, तो मंजिर 1941 में लिखा गया, नाश और निर्माण 1946 ईस्वी में, फिर धूप के धान 1955 में, इसके बाद शिला पंख चमकीले 1961 ईस्वी में, जो बन नहीं सका 1967, साक्षी रहे वर्तमान 1973 में, फिर भीतरी नदी की यात्रा 1975 ईस्वी में, फिर छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, ये भी इनके द्वारा गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखा ही गया है, और यह 1978 में, फिर मैं वक्त के सामने या 1990 में प्रकाशित होता है गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा। मेघ आए कविता के रचयिता कौन है, तो इसके कविता के रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कि मेघ आए बड़े बंधन के, तो यह कविता इसके रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 1927 में होता है। तो कहाँ से है ये, तो यह बस्ती जिला जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 1927 में इनका जन्म होता है। और दिन मान जो पत्रिका है उसके यहाँ उप संपादक रहे और पराग पत्रिका के संपादक रहे। तो यह दिन मान हो गया और पराग हो गया, इससे संबंधित है। वहीं पर अगर हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के काव्य संग्रह की बात करें तो काठ की घंटियां, बांस के पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, बकरी, नाटक इनका बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, रूपमती बाजार बहादुर, हो रही धूम मचारी। और लघु उपन्यासों की बात करें तो पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल तथा उड़े हुए
रंग हैं। और यहीं पे अगर एक बार फिर से अगर इनकी रचनाओं की चर्चा कर ले जो फेमस है, तो पहाड़ पर लालटेन 1981 में प्रकाशित होता है, घर का रास्ता 1988 में, हम जो देखते हैं 2000 ईस्वी में, और आवाज भी एक जगह है 2000 ईस्वी में भी प्रकाशित होता है, और नए युग में शत्रु 2015 में यह प्रकाशित होता है, जो कि इनका काव्य संग्रह है। और गद्य संग्रहों की अगर हम लोग बात करें, तो गद्य संग्रहों में इनका आ जाएगा लेखक की रोटी 1993 ईस्वी में प्रकाशित होती है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा। फिर कवि का अकेलापन 2004 ईस्वी में प्रकाशित होता है, और कवि का जो अकेलापन है, इसमें कविता, कला और साहित्य से जुड़े उनके विचार संबंधित हैं। किनके? रुक जाइएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यही सब रचनाएं थे बस, है ना। अगला प्रश्न है 56 नंबर की, छाया मत छूना कविता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है गिरिजा कुमार माथुर जी। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मंगलेश 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मंगलेश डबराल की रचना नहीं है। तो अगर हम लोग मंगलेश डबराल की रचनाओं को देखें, तो या खूंटियों पर टंगे लोग, जो कि हमने देखा, तो यह किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। वहीं पर अगर मंगलेश डबराल की, बाकी सब है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता और हम जो देखते हैं। मंगलेश डबराल की अगर हम लोग बात करें, तो यह समकालीन कवि है। और पहाड़ पर लालटेन 1981 में, घर का रास्ता 1988, हम जो देखते हैं 1995, आवाज भी एक जगह है 2000 ईस्वी में, और नए युग में शत्रु 2013, स्मृति एक दूसरा समय है 2020 में। यह सब इनके काव्य संग्रह है। और खूंटियों पर टंगे लोग 1982 में, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया। वहीं पर अगर चर्चा करें हम लोग मंगलेश डबराल जी की, तो मंगलेश डबराल जी का जन्म 1948 में होता है, और यह टिहरी, जो कि उत्तराखंड, वहां से यह संबंधित थे। और इनका जो मृत्यु है 2020 ईस्वी में होता है, तो अभी 5 साल पहले इनकी मृत्यु हुई है। और डबराल जी को 2000 में इनके काव्य संग्रह, जो कि हम जो देखते हैं, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो 2000 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हम जो देखते हैं इस काव्य संग्रह के लिए। तो इनके काव्य संग्रहों को हम लोग देखें, तो अभी हम लोग ने चर्चा कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वयं स्वयं प्रकाश की रचना कौन सी नहीं है? तो किसान मित्र अगर बात करें, तो यह इनके द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी संधान, ईंधन, बीच में विनय, यह इनके द्वारा लिखा गया स्वयं प्रकाश के द्वारा। संधान, ईंधन, बीच में विनय, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, आदमी जात का आदमी, नेताजी का चश्मा इत्यादि स्वयं प्रकाश के द्वारा रचनाएं लिखी गई। और किसान मित्र जो है स्वयं प्रकाश की रचना नहीं है। स्वयं प्रकाश की रचनाओं को देखें, तो कहानी संग्रह, यात्रा और भार, आसमां कैसे कैसे, अगले जन्म, छोटू उस्ताद, उपन्यास की अगर बात करें तो जलते जहाज पर, ज्योति रथ के सारथी, उत्तर जीवन कथा, और बीच में विनय। नाटक की बात करें तो फिनिक्स, और साक्षात्कार, जो कि इंटरव्यू की बात करें तो, और फिर बयां अपना। और यहीं पे अगर हम लोग स्वयं प्रकाश जी के विषय में अगर चर्चा करें, तो जो स्वयं प्रकाश, इनका जन्म 1947 में होता है। और स्वयं प्रकाश कहाँ से? इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ से संबंधित थे। और 2020 में इनका भी मृत्यु होता है, जो कि अभी मंगलेश डबराल जी का हम लोगों ने जन्म देखा। और मंगलेश डबराल जी, जो कि यहाँ जन्म 1948 में होता है, और ये भी 2020 में मृत्यु होती है, बट इनका जन्म 1947 में हो रहा है स्वयं प्रकाश का, और मृत्यु 2020 ईस्वी में होता है। और इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनकी जो कृति रही है कितने रंग, तो इसी के लिए इनको 2003 में जो कहानी संग्रह है इनका कितने रंग, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, किसको? स्वयं प्रकाश जी को। और मंगलेश डबराल जी को वहीं पर कब मिला है? 2000 ईस्वी में मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उनके काव्य संग्रह के लिए हम जो देखते हैं। और प्रमुख रचनाओं की अगर हम लोग बात कर ले स्वयं प्रकाश जी के, तो माध्यम और सेतु 1969 में प्रकाशित होता है। यह काव्य संग्रह। सूरज कब निकलेगा 1981 ईस्वी में, आएंगे अच्छे दिन भी 1985 में, आदमी जात का आदमी 1993, और अगली शताब्दी के अंत में 1994 ईस्वी में, संधान, जो कि 2006 में प्रकाशित होता है, और कितने रंग 2002 में प्रकाशित होता है। उपन्यासों की अगर बात करें, तो स्वयं प्रकाश के उपन्यास है जलते जहाज पर 1975 ईस्वी में, ज्योति पुंज के आंसू 1985 ईस्वी में, और बीच में विनय 2001 में प्रकाशित होता है स्वयं प्रकाश के द्वारा। और स्वयं प्रकाश जो है वो कहानियों में अक्सर व्यंग और हास्य का जो एक पुट होता है उनके, मतलब उसको घोल मिल के अच्छे से बैठाने का कार्य करते हैं, लिखने का कार्य करते हैं।
निम्नलिखित में से राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी नहीं है? तो अगर हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करें तो आदमी जात का आदमी, जनवाड़ी और फूलों का कुर्ता और ज्ञान। अगर इस प्रश्न को देखें तो इस प्रश्न में ऐसी कोई भी रचना नहीं है जो इनसे संबंधित हो। देखिए यहाँ पे की रचना की बात हो रही है यहाँ पे। और जो जनवाड़ी है यह क्या है, बेनीपुर के द्वारा पत्रिका थी, ना कि कोई पुस्तक है। ठीक है, तो जनवाड़ी क्या है, एक पत्रिका है। और आदमी जात का आदमी की बात करें तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, या स्वयं प्रकाश के द्वारा है। और फूलों का कुर्ता और जो ज्ञान दान है यह यशपाल की रचना है। तो इनकी जो रचनाएं हैं आइए इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राम वृक्ष बेनीपुरी जो कि बिहार से संबंधित है, बिहार में भी मुजफ्फरपुर जिले से, और 1899 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? बिहार, मुजफ्फरपुर में। और इनकी जो मृत्यु है 1899 में जन्म हो रहा है, और मृत्यु इनका 1968 ईस्वी में होता है। और यह इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे कि युवक, बालक, नई धारा और कर्मवीर। इन सबका इन्होंने संपादन करने का कार्य किया है। वहीं पर अगर राम वृक्ष बेनीपुरी की यहाँ देखिए पत्रिकाएं और भी हैं, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनता, जनवाड़ी। और नाटक की बात करें तो अम्बपाली का एक नाटक है, उपन्यास पतितों के देश में। और यात्रा विवरण की बात करें तो पैरों में पंख बांधकर। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की अगर हम लोग प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पतितों का जो देश है यह इनको उपन्यास का प्रकाशित होता है 1930 ईस्वी में। और अम्बपाली जो नाटक है 1941 में प्रकाशित होता है। फिर सीता की माँ ये भी एक इनका नाटक है जो कि 1948 में। संघमित्रा ये भी 1948 में नाटक है। कहानी संग्रह इनके कौन से हैं? चीता के फूल जो कि 1938 में प्रकाशित होता है। और इन्होंने रेखा चित्र भी लिखा हुआ है जो कि बहुत ही फेमस है। एक तो माटी की मूर्ति 1946 में, और गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी में लिखते हैं। फिर यात्रा वृत्तांत भी इनका बहुत फेमस है, कई बार पूछा जाता है। पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी में। फिर पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो 1954 में। मतलब पहला जो है इनका यात्रा वृत्तांत है पैरों में पंख बांधकर 1952 में। फिर 1954 में लिखते हैं उड़ते चलो उड़ते चलो। 60 नंबर प्रश्न है कि लखनवी अंदाज व्यंग्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है यशपाल। कि लखनवी अंदाज यशपाल द्वारा रचित है। और ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उन, फूलों का कुर्ता इत्यादि भी यशपाल के द्वारा लिखा हुआ है। और कहानी संग्रह है झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरे, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये भी उपन्यास है जो कि लिखा गया है यशपाल के द्वारा। और यशपाल जी की चर्चा करें तो इनका जन्म 1903 ईस्वी में होता है, और मृत्यु इनकी 1976 ईस्वी में होती है। और ये बहुत ही अच्छे उपन्यासकार, कहानीकार रहे हैं। और यह जो इनका जन्म कहाँ होता है 1903 में, पंजाब, फिरोजपुर छावनी में। और 1970 इनका जो उपन्यास है 1970 उनके उपन्यास जो मेरी तेरी उसकी बात है, मेरी तेरी उसकी बात, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मेरी तेरी उसकी बात 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, और 1976 में उनकी मृत्यु हो जाती है। कहानी संग्रह को अगर हम लोग देखें तो पिंजड़े की उड़ान 1939 में, ज्ञान दान 1943, तर्क का तूफान 1944 ईस्वी में, भस्मावृत चिंगारी 1946, वो दुनिया 1948। और वहीं पर अगर उपन्यास देखें इनका तो अमिता 1956 ईस्वी में। फिर उसके बाद झूठा सच 1958 और 60 में। जो झूठा सच जो इनका उपन्यास है ये दो भागों में प्रकाशित होता है, पहला 58 में, दूसरा 60 में। फिर दिव्या 1945 ईस्वी में, मेरी तेरी उसकी बात 1974 में, मेरी तेरी उसकी बात। और इसी उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, मेरी तेरी, सॉरी, हाँ, मेरी तेरी उसकी बात। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नाम उल्लेख कीजिए। तो इनकी जो प्रतिबंधित रचना रही है वह कौन सी? भारत, इतिहास और संस्कृति की। भारत, इतिहास और संस्कृति जो कि मुक्तिबोध के द्वारा 1962 में यह पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया था, इसको जन सुरक्षा के अधिनियम के अंतर्गत जो भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध क्या किया था, इसको घोषित करके इसको प्रतिबंध इस पर लगा दिया था। और मतलब कि इस पुस्तक में क्या था, कुछ ऐसी बात थी या फिर कुछ ऐसे शब्द थे जिसपे गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें 10 आपत्ति को घेरा लगाया गया था। वहीं पर अगर गजानन माधव मुक्तिबोध की अगर हम चर्चा करें तो 1917 में इनका जन्म होता है, मुक्ति इनको 1964 ईस्वी में मिलती है। और यह जो मुक्तिबोध है यह प्रयोगवादी काव्यधारा और नई कविता का एक महत्वपूर्ण स्तंभों में से माने जाते हैं। और इनका जन्म कहाँ होता है? श्योपुर, मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश से संबंधित रहे हैं। और प्रमुख रचनाओं की बात करें इनका अगर हम लोग मुक्तिबोध जी का, तो चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और चांद का जो मुंह टेढ़ा है या उनका सबसे प्रसिद्ध क्या है, काव्य संग्रह है
जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होता है। और यह लंबी कविता जैसे इसमें अंधेरे में एक कविता है अंधेरे में जो कि चांद का मुंह टेढ़ा है उसी में शामिल है। और भूरी भूरी खाक धूल जो कि 1980 में प्रकाशित होता है। और कहानी संग्रह की बात करें तो इनका कहानी संग्रह काट का सपना 1967 ईस्वी में, सतह से उठता आदमी 1970 ईस्वी में। आलोचना इनका है कमायनी, एक पुनर्विचार जो कि बहुत ही फेमस है, यह 1961 में प्रकाशित होता है। और इसमें जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ कमायनी है जो 1936 में लिखा गया था जयशंकर प्रसाद के द्वारा, उसी पे क्या है एक नया विस्तृत आलोचनात्मक एक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। फिर नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1966 ईस्वी में लिखा गया। एक साहित्य की डायरी या 1964 में प्रकाशित होता है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। 62 नंबर प्रश्न है कि नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है, तो यह डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा लिखा हुआ आलोचनात्मक पुस्तक है। कि नई समीक्षा नए संदर्भ नई समीक्षा नए संदर्भ डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक पुस्तक है। आधुनिक हिंदी नाटक काव्य में उदात्तत्व तत्व अनुसंधान और आलोचना, देव और उनकी कविता, आलोचक की आस्था इत्यादि भी इनके आलोचनात्मक पुस्तक है जो कि लिखा है डॉक्टर नागेंद्र जी ने, की जो बहुत ही अच्छे साहित्यकार भी हैं। और 63 नंबर प्रश्न है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम है, तो अगर इनके पुस्तक की हम लोग बात करें जो हिंदी व्याकरण है तो इनके पुस्तक का नाम है हिंदी व्याकरण। ठीक है, देखिए हिंदी व्याकरण की पुस्तक का नाम क्या है, हिंदी व्याकरण। इसका प्रकाशन 1920 में हुआ था और इन्होंने संक्षिप्त हिंदी व्याकरण नाम से एक और व्याकरण भी लिखने का कार्य किया है। वहीं पर अगर हिंदी व्याकरण की पुस्तकों की हम लोग बात करें तो पंडित केशव राम भट्ट हिंदी व्याकरण, ठाकुर रामचरण सिंह भाषा प्रभाकर, पंडित राम अवतार शर्मा हिंदी व्याकरण और विश्वेश्वर दत्त शर्मा भाषा तत्व प्रकाश, राम दहीन मिश्र प्रवेशिका हिंदी व्याकरण और गोविंद नारायण मिश्र की बात करें तो विभक्ति विचार, इनकी ये सब क्या है, ये हिंदी व्याकरण की पुस्तकों के नाम है जो इनके द्वारा प्रकाशित होता है। वहीं पर अगर चर्चा कर ले हम लोग पंडित कामता प्रसाद गुरु जी की, तो 1875 ईस्वी में इनका जन्म होता है और मृत्यु इनका 1947 में होता है। और हिंदी जो व्याकरण है उनका इनको पाणिनि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हिंदी भाषा को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और 1875 में इनका जन्म कहाँ होता है, तो यह सागर जो एमपी है, सागर या एमपी मध्य प्रदेश से संबंधित रहे हैं। और कामता जो प्रसाद गुरु है इनका जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है वह 1920 में प्रकाशित होती है। और अन्य रचनाएं की अगर हम लोग बात करें कामता प्रसाद गुरु जी की, तो विनय पचासा 1921 में, और भौमासुर 1922 में, और सुदर्शन 1923, पद पुष्पांजलि 1924 में, और सत्यनारायण व्रत की भाषा, यह भी इनके द्वारा लिखा हुआ है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का क्या नाम है, तो इनका है भाषा विज्ञानी नाम है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम है भाषा विज्ञान। और इन्होंने हिंदी जो भाषा शीर्षक से एक और पुस्तक लिखी है जो 4 खंडों में विभक्त है। तो देखिए यहाँ पे भोलानाथ तिवारी की पुस्तकों की बात करें तो हिंदी पर्यायवाची कोश, हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास और कवितायन संपादित पुस्तक है इनका, अनुवाद कला और भाषा विज्ञान कोश, चित्रमय बाल कोश, हिंदी भाषा की वाक्य संरचना, हिंदी भाषा कवि प्रसाद विज्ञान कोश, व्यवहारिक शैली विज्ञान, राजभाषा हिंदी, हिंदी उच्चारण कोश, अंकों की कहानियाँ, और हिंदी भाषा की संरचना, लास्ट में अनुवाद विज्ञान। यहीं पर अगर थोड़ा चर्चा कर ले हम लोग भोलानाथ तिवारी जी का, तो इनका जन्म 1923 ईस्वी में होता है और मृत्यु इनका 1989 ईस्वी में। और जो 1923 में भोलानाथ तिवारी जी का जन्म कहाँ होता है, आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, वहाँ पे इनकी जन्म होती है। इनकी रचनाओं को हम लोगों ने देखा और थोड़ा सा एक बार और चर्चा कर लेते हैं मुख्य मुख्य रचनाओं की। तो इनकी रचनाओं में सबसे पहले भाषा विज्ञान से संबंधित पुस्तकों ने पुस्तकों को लिखी है जो कि 1956 ईस्वी में लिखा जाता है। 1956 में लिखा गया इनका पुस्तक का नाम है भाषा विज्ञान। फिर हिंदी भाषा का उद्गम और विकास 1960 में, फिर शैली विज्ञान 1962 ईस्वी में, फिर सब व्याकरण और शब्दकोश की बात करें तो मानक हिंदी व्याकरण 1966 में, हिंदी शब्दानुशासन 1965 में, और फ्रेंच हिंदी शब्दकोश 1968 में जो कि भोलानाथ तिवारी के द्वारा प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है 65 नंबर की वोल्गा से गंगा या किसकी रचना है, तो यह इसके रचनाकार है राहुल सांकृत्यायन। कि वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित कहानी संग्रह और इस पुस्तक में संग्रहित कहानी मुख्यतः कौन कौन सी है, मातृसत्ता, धार्मिक कर्मकांड, समाज में मौजूदा कुरीतियां और उस समय के जो सामान्य नागरिक के जीवन संग्रह थे उससे प्रेरित है वोल्गा से गंगा तक। अगला प्रश्न है 66 नंबर की कर्मनाशा की हार के रचयिता कौन है, तो यह शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है कर्मनाशा की हार।
कि कर्मनशा की हार यह शुभ प्रसाद सिंह के द्वारा रचित क्या है, कहानी संग्रह है, जो कि एक कर्मनशा क्या है, बिहार में एक प्रभावित होने वाली कर्मनशा एक नदी है और इसमें जो समाज की कुछ रूढ़ियाँ है उसको इसमें समाप्त करने का कार्य किया गया है। और इसमें क्या है, कहानियाँ कौन कौन सी, कहाँ कर्मनाशा की हार, प्रायश्चित, पापजीवी, केवड़े के फूल, और उसके बाद बिंदा महाराज, कहानियों की कहानी, वशीकरण, उपहार, सपेरा, भग्न प्राचीर और शहीद दिवस, हाथ का दाग, माटी की औलाद, गंगा तुलसी, बिना दीवार का घर और रेती, इनके द्वारा प्रकाशित है। किसके द्वारा, शिव प्रसाद सिंह के। वहीं पर अगर शिव प्रसाद सिंह की चर्चा करें हम लोग तो 1928 में इनका जन्म होता है, शिव प्रसाद सिंह का 1928 में, और यह वाराणसी यूपी से संबंधित थे। कहाँ से, यूपी वाराणसी से संबंधित थे। और इनका निधन 1998 ईस्वी में होता है। तो 1928 में जन्म, 1998 में मृत्यु हो जाती है। और इनका जो उपन्यास है तो 1990 में इनका जो उपन्यास है नीला चांद 1990 में इस नीला चांद उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें इनके, तो सबसे पहले अगर हम लोग शिव प्रसाद सिंह के अगर उपन्यासों को देखें तो अलग अलग वैतरणी 1967 ईस्वी में, गली आगे मूर्ति है 1974 में, नीला चांद 1988 में, और नीला चांद जो कि 1988 में प्रकाशित होता है, इन्हीं के लिए इनको 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर वैश्वानर 1982, मंजूषा 1993 में। कहानी संग्रह की बात करें तो कर्मनाशा की हार, और यह कर्मनाशा की हार 1958 में प्रकाशित होती है। उसके बाद अंधकूप 1960, मुर्दा सराय 1965, आद्र 1967 ईस्वी में। 67 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। तो यह पंक्तियां किसके द्वारा लिखा गया, तो यह रामविलास शर्मा जी के द्वारा, कि शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। यह काव्य पंक्तियों के रचयिता रामविलास शर्मा है। इनकी एकमात्र काव्य कृति है रूप तरंग शीर्षक से जो प्रकाशित होती है। और रामविलास शर्मा प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री एवं हंस पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। रामविलास शर्मा की अगर हम लोग बात करें तो इनकी प्रथम कविता है आशा, शिल्हार किसान कवि और उसका पुत्र, कलयुग, जल्लाद की मौत और श्रेष्ठियों के देवता तथा हड्डियों का ताप इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं। और यहीं पर अगर रामविलास शर्मा जी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छे साहित्यकार भी हैं। इनका जन्म 1912 ईस्वी में होता है और यह उन्नाव उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 1912 उन्नाव उत्तर प्रदेश, और मृत्यु इनका 2005 ईस्वी में होता है। और अगर बात करें हम लोग तो 1991 में उनके जो निबंध संग्रह है भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश के लिए उनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और उनका निधन 2005 में होता है। तो इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है 1991 में। इनकी रचनाओं की बात करें तो आलोचना इनकी है, बहुत सारी आलोचना भी लिखी है। इसमें है फेमस प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी में, निराला की साहित्य साधना जो कि 4 खंडों में आता है। पहला खंड इसका 1969, 72 और 76 में, सॉरी 3 कालखंडों में आता है। सॉरी हाँ, निराला की साहित्य साधना 1969, 72 और 76 में, यह 3 भागों में आता है। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका फिर एक और आलोचना एक पुस्तक है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है, यह 1953 में। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण 1977 में, और रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1985 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और अन्य रचनाओं की बात करें जिसमें निबंध और शोध भी हैं तो भाषा और समाज 1961 में, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश 1986, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1942, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1949 ईस्वी में। 68 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है, तो शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित क्या है, आलोचनात्मक ग्रंथ है जिसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में होता है। तो ये कब हो रहा है, 1966 में। और दिनकर को मुख्यतः कवि रूप में प्रसिद्धि मिली है, और किंतु इन्होंने निबंध, आलोचना, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य तथा लघु कथा जैसी गतिविधियों का भी उसमें लिखने का बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। देखिए इनकी आलोचना कौन कौन से है, काव्य की भूमिका, पंथ प्रसाद और मैथिली शरण। लघु कथा इनका कौन सा है, उजली आग। सांस्कृतिक ग्रंथों की बात करें तो संस्कृति के 4 अध्याय जो कि 3 भागों में प्रकाशित होता है। फिर हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो देश विदेश, मेरी यात्राएं। फिर संस्मरण की बात करें तो लोकदेव, नेहरू, स्मरण और श्रद्धांजलियां। फिर रेडियो रूपक की बात करें तो हे राम। निबंध संग्रह इनका मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, पेड़ू व वन, बट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता, बौद्ध धर्म, नैतिकता और विज्ञान।
वहीं पर अगर रामधारी सिंह दिनकर जी की हम लोग अगर चर्चा करें, आगे करेंगे थोड़ा और पढ़ते हैं। तो इनका जन्म 1904 में होता है, 1978 में की मृत्यु होती है रामधारी सिंह दिनकर जी का। और कहाँ संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित रहते हैं। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अगर बात करें तो श्रृंखला की कड़ियाँ जो कि आगे के द्वारा नहीं लिखा गया, श्रृंखला की कड़ियाँ जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है, बाकी सब सही नहीं। नए साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा, मिट्टी की ओर या रामधारी सिंह दिनकर, और परंपरा का मूल्यांकन रामधारी सिंह रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा जाता है। सेवेंटी नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो प्रेम पथिक जो कि गे के द्वारा लिखा गया है, प्रेम पथिक या जयशंकर प्रसाद की रचना है, न कि श्रीधर पाठक के द्वारा। तो यह 1909 में प्रकाशित होती है। हिंदू जो पत्रिका है उसमें ब्रज भाषा में प्रकाशित हुआ था, और बाद में इसका जो एक इसको संशोधन करके या फिर इसको किस में किया लिखा गया है, खड़ी बोली में, और 1914 में, ठीक है, प्रेमपथ नाम से लिखा गया। और उसका अपशिष्ट अंश दिसंबर 1914 में चमेली शीर्षक से प्रकाशित हुआ। और ब्रजभाषा में प्रेम पथिक में कुल 136 पंक्तियां, जबकि ग्रंथावली में 465 पंक्तियां शेष युग में सही है। तो यहाँ पर हम लोग श्रीधर पाठक की चर्चा कर लेते हैं ना। जो श्रीधर पाठक जी हैं, यह इनका जन्म 1860 में होता है, आगरा यूपी में। तो श्रीधर पाठक कहाँ संबंधित है, आगरा यूपी से 1860 में इनका जन्म होता है, और मृत्यु इनका 1928 में। और खड़ी बोली के सबसे पहले प्रयोगवादी कवियों के रूप में यहाँ जाने जाते हैं कौन, श्रीधर पाठक जी, श्रीधर पाठक जी। और यह देव हैं द्विवेदी युग के बहुत ही प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं श्रीधर पाठक। और प्रमुख रचनाओं की इनकी बात करें हम लोग श्रीधर पाठक जी की, तो एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी में प्रकाशित होती है। फिर श्रांत पथिक 1902 ईस्वी में, जगत सच्चाई सार 1887 में, फिर कश्मीर सुषमा 1904 में, धन्यवाद 1902 में, मनोविनोद 1882 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर वन अष्टक इनके द्वारा लिखा जाता है। एक इनके द्वारा ट्रांसलेट करके एक रचना भी लिखी गई, मतलब अनुवादित है, और यह है गडेरिया और दार्शनिक। 71 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत सुमेलित है। तो पहला नंबर जो छंदसार है वह भूषण के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। छंदसार जो है वह श्रुति मिश्र के द्वारा लिखा हुआ एक पिंगल विषयक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ का जो रचना काल है वह संवत 1785 विक्रमी है, विक्रमी संवत है। अगर हम लोग संवत की बात करें तो यहाँ पर अगर संवत जैसे लिखा हुआ है 1785, अगर सन में हमको कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 57 माइनस कर देंगे। जब इसमें से 57 माइनस कर देंगे तो हमारा जो है वह उत्तर क्या है, सन में आ जाएगा। ये विक्रमी संवत में है, सन में लाने के लिए हमको 57 माइनस कर देना रहता है। तो इसमें से 57 माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 715 और 75217 728, मतलब कि यह जो रचना है वह 1728 में लिखी गई है। छंदसार में छंदों की संख्या कुल कितनी है, 267 है, लेकिन अगर चंद नाहटा ने इसके केवल 122 पदों का ही उल्लेख किया है। छंदसार में 2 बार मंगलाचरण आया है। इस ग्रंथ के आदि में पहले कृष्ण की वंदना की गई है, फिर 59 छंदों के बाद गणेश की वंदना की गई है, और कुछ पुस्तकों में छंदसार के लेखक वृंदावन दास की संभावना भी व्यक्त की गई है, और बाकी सब सही है। तो यहाँ पे देखिए साहित्य सार मतीराम के द्वारा है, कविता रत्नाकर सेनापति और गंगाधरी पद्माकर के द्वारा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कवि भूषण जी की, तो कवि भूषण जो कि रीतिकाल से संबंधित है, और रीतिकाल में भी रीतिमुक्त काव्य धारा से संबंधित है। कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी से लेकर के 1715 ईस्वी तक चलता है, मतलब 1613 ईस्वी में इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में होता है कवि भूषण जी का। सॉरी, रीतिमुक्त नहीं, ये रीति सिद्ध कवियों में थे, ठीक है, भूषण कवि। और 1613 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और 1715 ईस्वी में मृत्यु होती है। कहाँ से है, तो यह कानपुर उत्तर प्रदेश से। और अगर इनके रचनाओं की हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये जो चित्रकूट के जो राजा हैं, कौन, रुद्रदेव सोलंकी,
उनके यह दरबारी कवि रहे हैं। और कवि भूषण की अगर बात करें फिर तो ये छत्रपति जो शिवाजी महाराज हो गए और बुंदेला राजा के जो छत्रसाल हो गए उसके आश्रय में भी रहे हैं। तो कई सारे आश्रय में रहे, मतलब कि कई सारे राजाओं के दरबार कवि के रूप में भी रहे हैं। उसके बाद अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उन्होंने वीर रस की काव्यों को लिखा है, जिसमें शिवा बावनी 1773 ईस्वी में, छत्रसाल दशक 1773 ईस्वी में, फिर भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास जो कि कवि भूषण के द्वारा लिखित हैं। 72 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो आदर्श हिंदू है वह राधा कृष्ण दास के द्वारा नहीं लिखा गया है। नरेंद्र भूमि नरेंद्र नरेंद्र मोहनी जो कि देवकी नंदन खत्री के द्वारा, अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय और गुप्तचर गोपाल राम कहमरी के द्वारा लिखा गया है। तो 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न उपन्यास में कौन से लेखक का जो सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें गलत है? तो अगर गलत की बात करें देखिए में झीनी झीनी बीनी बीनी छदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा लिखा गया है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल के द्वारा, मायादास की माड़ी भीष्म शाहनी के द्वारा और अब्दुल्ला दीवाना जो कि शंकर शेष के द्वारा नहीं लिखा गया है। अब्दुल्ला दीवाना यह लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है। और शंकर शेष की अगर अन्य नाटकों की बात करें तो रक्त बीज, अरे मायावा आया, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो की शिल्पी और घरौंदा तथा बंधन अपने अपने हैं। तो यह शेष युक्त इनके हैं। बाकी जो अब्दुल्ला दीवाना है यह लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा हुआ एक रचना नाटक है। 77 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सुख सागर है वह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो सुख सागर है वह लिखा गया है किसके द्वारा? सदा सुख लाल के द्वारा। बाकी रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां के द्वारा, प्रेम सागर लल्लू लाल के द्वारा और नासिकेत उपाख्यान सदर मिश्र के द्वारा, जो कि शुरुआती खड़ी बोली प्रारंभिक खड़ी बोली के प्रणेताओं में से माना जाता है, जिन्होंने खड़ी बोली लिखने का प्रारंभ किया था। अगला 78 नंबर प्रश्न है कि नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? तो यह शंभुनाथ सिंह है। दर्द जहां नीला है। तो नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार शंभुनाथ सिंह है। और नवगीत परंपरा की शुरुआत लगभग 1958 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद द्वारा संपादित गीतांजलि शीर्षक की कृति से माना जाता है। नवगीत परंपरा की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद सिंह का संजीवनी कहाँ, शंभुनाथ का अगर बात करें तो इनका समय की शिला पर, वीरेंद्र मिश्र का गीतम और रामानाथ अवस्थी का हंस अकेला, फिर गोपाल राम नीरज इनकी प्राण गीत। 79 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो बी नंबर है, याद हो कि ना याद हो, यह दूधनाथ सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है। और याद हो ना कि याद हो यह लिखा गया है काशीनाथ सिंह के द्वारा। बाकी चिड़िया रैन बसेरा विद्या निवास मिश्र के द्वारा, लौट कर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन के द्वारा, फिर शुद्धिया उस चंदन के वन की यह विष्णुकांत शास्त्री के द्वारा लिखा हुआ है। अगर यहीं पे हम लोग थोड़ा दूधनाथ सिंह के विषय में चर्चा कर लें तो इनका जन्म 1936 ईस्वी में होता है और यह बलिया उत्तर प्रदेश। तो 1936 में दूधनाथ सिंह जो कि बलिया उत्तर प्रदेश से संबंधित थे और इनकी मृत्यु 2018 ईस्वी में होती है। और इनके रचनाओं की अगर हम लोग बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में कहानी संग्रह आ जाएगा सपाट चेहरे वाला आदमी 1967 ईस्वी में, फिर सुरंग से लौटते हुए 1970 में, निरुपमा तथा अन्य कहानियां 1977 में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 1987 ईस्वी में, फिर नमो अंधकारम 1998 ईस्वी में और आखिरी कलाम 2000 ईस्वी में प्रकाशित होता है दूधनाथ सिंह के द्वारा। और उपन्यासों की बात करें इनकी तो एक और एक 1987 ईस्वी में, फिर आखिरी कलाम 1988 ईस्वी में और काल निर्णय 1993 ईस्वी में प्रकाशित होती हैं। इन्होंने 2 आलोचनाएं भी लिखी है, महाभारत की कहानियां 1970 ईस्वी में, फिर निर्मल वर्मा और निर्मलता की तलाश 1988 ईस्वी में प्रकाशित होता है।
18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए जयचंद प्रकाश जो कि मधुकर कवि, इसका रचनाकार खुमान आशो, दलपति विजय और विशल देव राशो के इसके हाँ नरपति नाल। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार है। तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार है। मधुकर कवि के रचनाकार है जयमयंक जयचंद्रिका, और मतलब मधुकर कवि ने क्या लिखा है? जयमयंक जयचंद्रिका। और जो जयचंद प्रकाश ने कौन सा रचना, जयचंद प्रकाश से उसके रचनाकार कौन है? भट्ट केदार। निम्न 81 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम लोग देखें स्थूली भद्ररास जो कि जीन दत्त सूरी के द्वारा लिखा गया, यह गलत है। यह जीन दत्त सूरी नहीं, जीन दत्त सूरी शेष युग में सही सुमेलित है। देखिए जो स्थूली भद्ररास है के रचना कौन लिखे हैं? जीन धर्म सूरी है, जीन दत्त नहीं। ठीक है, तो अगर जीन दत्त सूरी की अगर हम लोग बात करें तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें से सही सुमेलित करना है हम लोग को। तो गोविंद वल्लभ पंत जो कि वरमाला, लक्ष्मी नारायण लाल या इनकी रचना है सिंदूर की होली, और जयशंकर प्रसाद का जो रचना है स्कंदगुप्त, और चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़े की अगर हम लोग बात करें तो चिंतामणि का है काव्य प्रकाश, बाकी मतिराम का ये सब जो लिखा हुआ है रचना ये सब गलत है। तो चिंतामणि का काव्य प्रकाश की चिंतामणि ने काव्य प्रकाश, कवि कुल, कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी तथा छंद विचार लिखा है, और मतिराम ने रसराज या चिंतामणि की रचनाएं होगी। अब मतिराम के रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, और भूषण ने लिखा है कौन कौन सा? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश तथा रसलीन ने लिखा है अंग दर्पण और रस प्रबोध। यह क्या है? स्फुट रचनाएं हैं। वहीं पर अगर हम लोग चिंतामणि के विषय में अगर चर्चा करें तो चिंतामणि जो कि रीतिकाल से संबंधित है, इनका जन्म 1609 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1685 ईस्वी में, और यह कानपुर से संबंधित रहे हैं। इनकी रचनाओं में कविकुल, कल्पतरु जो कि लगभग 1650 ईस्वी में, छंद विचार 1658, रस विलास 1660, श्रृंगार मंजरी 1658 और काव्य प्रकाश 1683 ईस्वी में प्रकाशित होता है। 84 नंबर प्रश्न है मिलान करना है। तो आइए मिलान को हम लोग देख लेते हैं कि प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा हुआ कहानी शतरंज के खिलाड़ी, जय शंकर प्रसाद का आकाशदीप, भगवती प्रसाद का निंदिया लागी और जयनेन्द्र कुमार का अपना अपना भाग्य। थोड़ा थोड़ा इनके विषय में हम लोग चर्चा कर ले तो प्रेमचंद जो कि कहानी के सम्राट और उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं, उपन्यास के सम्राट, इनका जन्म 1880 में लमही उत्तर प्रदेश में होता है, और इनका जो मूल नाम है वह धनपत राय श्रीवास्तव रहा है। 1880 में इनका जन्म और 1936 ईस्वी में मृत्यु होती है, और उन्होंने उर्दू में नवाब जो राय है उसे उस नाम से कविताएं लिखी। और प्रमुख इनकी अगर रचनाओं को हम लोग देखें तो प्रमुख उनके रचनाएं में उपन्यास सबसे पहले देख लेते हो सेवा सदन 1918, निर्मला 1927 ईस्वी में, गबन 1931 में, और इनकी बहुत ही प्रमुख जो उपन्यास रहा है बहुत ही फेमस और अंतिम, गोदान 1936 में, कर्मभूमि 1932, और कहानी संग्रहों की बात करें तो सप्त सरोज 1917 में, नौ निधि 1918 में, प्रेम पचीसी 1922, मानसरोवर, और इनका एक कहानी संग्रह मानसरोवर जिसमें 8 भाग हैं, और उनके प्रमुख कहानियों में पूछ की रात भी है, कफन भी है, ईदगाह है, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी। वहीं पर अगर हम लोग दूसरे इसमें जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद से संबंधित है, इसके प्रणेता माने जाते हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में होता है और मृत्यु इनका 1937 ईस्वी में होता है। और इनके रचनाओं की बात करें तो नाटक इनके बहुत ही फेमस है जो कि चंद्रगुप्त 1931 में, स्कंदगुप्त 1928 में, ध्रुव स्वामी 1933, अजात शत्रु 1931 में, और राज्यश्री 1915 ईस्वी में। काव्य की अगर इनकी बात करें हम लोग तो काव्य इनके कमायनी 1936 में, झरना 1918 में, आशु 1925 ईस्वी में, और लहर 1933 ईस्वी में। कहानी संग्रहों की बात करें तो आंधी 1931 में, इंद्रजाल 1936, आकाशदीप 1929 में, तितली 1934, और उपन्यास इनका एक और है इरावती जो कि
पूर्ण नहीं हो पाती हैं। जैनेन्द्र कुमार की अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो जैनेन्द्र कुमार जिनका जन्म 1905 ईस्वी में होता है, कहाँ पर? अलीगढ़। जैनेन्द्र कहाँ के हैं? अलीगढ़ यूपी के, और इनका मृत्यु 1988 ईस्वी में होता है। उपन्यासों की बात करें इनके तो उपन्यास परख 1929 में, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939, सुखदा 1952 में, विवर्त 1953 और त्यागपत्र उनका सबसे प्रसिद्ध क्या है? उपन्यास है त्यागपत्र, जो कि 1937 में प्रकाशित होता है। और यहीं पे अगर कहानी संग्रहों की बात हम लोग करें तो वातायन 1930, एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942 ईस्वी में, और उसके बाद निबंध संग्रहों की बात करें तो निबंध संग्रहों में उनका सोच विचार 1945 में, साहित्य का श्रेय और प्रिय 1953 ईस्वी में। एक और इसमें कवि हैं जो कि भगवती प्रसाद है। अगर भगवती प्रसाद वाजपेयी के विषय में चर्चा करें तो 1899 ईस्वी में इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में होता है और मृत्यु इनका 1973 ईस्वी में होता है। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उपन्यास में प्रेमपत्र 1926, अनाथ पत्नी 1931, चलते चलते 1932 और मनुष्य और देवता 1951, कहानी संग्रह मीठी चुटकी 1928, हिलोर 1930, कल्लोल 1931 और निराला 1932। आत्मकथा इनका है मेरा जीवन, जो कि 2 भागों में प्रकाशित होता है। हम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।